आज प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो एंजाइम जिसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं वह है आरएनए प्राइमेज। ठीक है, हेडिंग ये हो गया आरएनए प्राइमेज। जैसा कि नाम है कि ये प्राइमर बनाता है। आरएनए इसलिए कहा गया कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसे आजकल अभी डीएनए जी प्राइमेज कहा जाता है। ठीक है ना, डीएनए जी प्राइमेज। कारण क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज, पहला सवाल यह है व्हाई डीएनए जी प्राइमेज इज नीडेड। क्यों चाहिए हमें? क्या इसके बिना काम नहीं हो सकता है? ठीक है, तो रेप्लिकेशन के दरमियान में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो संबंधित बातों में लिखे अगर पहला ये होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन, कहां किस पर होता है? ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे कि बोथ स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज कैन act only on डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो समझने की कोशिश करिए कि दोनों में कितना विरोधाभास है कि रेप्लिकेशन होना है किस पर? सिंगल स्ट्रैंडेड पर, क्योंकि डीएनए है तो वो डीएनए खुलेगा, ऐसे रेप्लिकेशन फोर्स जिसको कहते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और इस पर रेप्लिकेशन होगा, इस पर रेप्लिकेशन होगा, है ना। और दूसरा विषय क्या है, डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये डबल स्ट्रैंडर्ड पर काम करेगा। तो ये तो बड़ा विचित्र हुआ कि काम होना है सिंगल स्ट्रैंड पर और एंजाइम एक्ट करेगा डबल स्ट्रैंडर्ड पर। इस समस्या का समाधान कैसे हो? इस समस्या का समाधान ऐसे होता है जब एक डीएनए ओपन होता है हेलिकेज की मदद से, डीएनए बी हेलिकेज, देखो ऐसे खुला। जब ये खुलता है तो ये तो सिंगल स्ट्रैंड हो गया यहां से यहां तक, ये तो एसएस डीएनए हो गया। तो डीएनए पॉलीमरेज इस पर चढ़ेगा ही नहीं। उस वक्त क्या होता है, एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, वो प्राइमर जैसे ही यहां आएगा, जैसे यहां प्राइमर आया, अब ये क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड। जैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड होगा डीएनए पॉलीमरेज इस पर लोड हो जाएगा। क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज का लोडिंग है, जिसे हम लोग क्लैंप लोडिंग कहते हैं, जिस पर चर्चा ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वो हमेशा डबल स्ट्रैंड चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं क्या है? ये है प्राइमर टेम्पलेट। ठीक है, ये प्राइमर टेम्पलेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर बनेगा ना, कैसे बनेगा? ये प्राइमर बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए टू मेक दिस प्राइमर, ऑन द डीएनए, डीएनए पर ये प्राइमर बनाने के लिए आरएनए प्राइमेज, या जिसे हम लोग अभी ज्यादा साइंटिफिक तरीके से कहते हैं डीएनए जी प्राइमेज काम करेगा, इज नीडेड।
तो ये आरएनए प्राइमर छोटा छोटा बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये डीएनए है, इस डीएनए पर छोटा छोटा आरएनए प्राइमर ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पर बनाया जा रहा है। ये हो गया प्राइमर, छोटे छोटे प्राइमर इस पर ट्रांसक्राइब किए जा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन ही है। सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्राइमर ऑन द डीएनए। डीएनए पर यह ट्रांसक्रिप्शन प्राइमर, ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर बहुत बड़ा नहीं होता है, ये 8 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है बस, बहुत छोटा होता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो जो प्राइमेज है डीएनए जी प्राइमेज, डीएनए, इस प्राइमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसे इस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए जी प्राइमेज जो है उसे हम लोग बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अर्थात ये आरएनए पॉलीमरेज का जो काम है ना, वो डीएनए डिपेंड करता है, मतलब डीएनए को रेप्लिकेशन करना है तो ये आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दिस एंजाइम is not sequence specific. सीक्वेंस स्पेसिफिक, यह एंजाइम जो है वो सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज देखेंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा जाता है, वो सीक्वेंस स्पेसिफिक है ना, उसके पहले -30 -35 सीक्वेंस, -10 सीक्वेंस इस तरह के हैं, लेकिन ये सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं है। इसको जहां जरूरत होगा वहीं पर बना लेगा। यहाँ का सीक्वेंस और यहाँ का सीक्वेंस अलग होता है, तो ये सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज है वह सीक्वेंस स्पेसिफिक है। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए जी प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज में क्या समानता है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, अगर सिमिलैरिटी की बात हो तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि बोथ ट्रांसक्राइब्स आरएनए, दोनों ही आरएनए ट्रांसक्राइब करता है डीएनए पर। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर पूछा जाता है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, कई सारा डिफरेंस है। जैसे ये यूज्ड ड्यूरिंग कब, डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन के समय यूज किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज कब यूज किया जाता है, तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान यूज किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन तो दोनों ही हो गया ना, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्या, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए एक्सेट्रा, उस दरमियान में याद किया। ये क्या है, नॉट सीक्वेंस स्पेसिफिक, ये सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं है। ये क्या है, ये सीक्वेंस स्पेसिफिक, अर्थात इसमें पता है कि कौन चीज कहां होगा और कैसे होगा। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है कि इसमें थर्ड में यहां पर ऐसे नो प्रोमोटर रीजन,
कोई प्रमोटर रीजन नहीं होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, प्रमोटर रीजन होता है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन जो है ना वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन का ये सब क्या है, हिट साइट है, सुपर हिट साइट है। क्यों हम बोल रहे हैं सुपर हिट साइट है? हम लोग सुपर हिट साइट इसलिए बोल रहे हैं कि डीएनए जी प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज का काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा एक जैसा है, बट इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये डिफरेंस पर क्वेश्चन अच्छे खासे दगते हैं, दिमाग में बातें रहनी चाहिए। अब ये तो बातें होंगी आरएनए प्राइमेज के शुरुआती दौर के बारे में। डीएनए पॉलीमरेज का चूंकि लिमिटेशन है, डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन नॉट एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, उस पर रिएक्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। देयरफॉर at the time of initiation, at the time of initiation of डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होनी होती है ना, टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन, जंक्शन जिसे हम लोग बोल रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फॉर्म्ड, वो बनता है, क्योंकि प्राइमर क्या करता है, जाकर टेम्पलेट से जुड़ जाता है। एंड देयरफॉर डीएनए पॉलीमरेज इज लोडेड, और तब जाके डीएनए पॉलीमरेज लोड होता है। कई बार बोले मन में आपका आएगा, सर ये बताइए कि डीएनए पॉलीमरेज सिंगल स्ट्रैंड पर क्यों काम नहीं कर सकता है, क्या मजबूरी है उसकी? देखो विद्यार्थी, डीएनए पॉलीमरेज में 2 चक्का लगा रहता है, जैसे ट्रेन का होता है ना 2 चक्का रहा। अब आप सब लोग सोचिए कि क्या ट्रेन का दोनों चक्का एक पटरी पर चढ़ाया जा सकता है? नहीं। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए रेलवे को 2 पटरियां बिछानी होंगी, और तब उस पर ये चक्के जो हैं वो चढ़ेंगे। बस वही बात यहाँ पर एकदम लेमैन लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया है कि जो लोडर होता है वो क्लैंप लोडर, उसको दोनों स्ट्रैंड चाहिए, दैट्स वाई ये इस प्रकार से इसको डबल स्ट्रैंड चाहिए, कभी भी सिंगल स्ट्रैंड पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो लोडिंग होगा वो हमेशा डबल स्ट्रैंड पर होगा। क्यों डबल स्ट्रैंड पर होगा? क्योंकि इसको साथ साथ करना है, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रैंड को, मान लो कि ये डीएनए है रेप्लिकेशन 4, ऐसा थोड़ी होगा कि एक बार जो है, एक बार इस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा फिर होकर तब दूसरा स्ट्रैंड का होता है, नहीं, दोनों लगभग साथ ही साथ चलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। इसीलिए डीएनए प्राइमेज जो है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब अगला सवाल है कि आफ्टर द वर्क, जो काम है ऑफ प्राइमर, प्राइमर का जो काम हो गया, देन हाउ इट इज रिमूव्ड, हाउ इट इज रिमूव्ड, कैसे हटाया जाता है? भाई शुरुआती दौर तो काम हो गया, यहां आ गया प्राइमर और डीएनए अपने चक्के चढ़ा लिए इसमें। अब डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, ये तो एरर हो गया क्योंकि ये तो डीएनए का हिस्सा नहीं है। इस प्राइमर को हटाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव्स these प्राइमर्स। इस प्राइमर्स को कौन रिमूव करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। सो एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसा नहीं है, एक सिस्टम वहां बना हुआ है कि भाई देखिए इस तरीके से हम प्राइमर को रिमूव करेंगे। इस प्रकार से अभी आपने जो सीखा वो था कैसे आरएनए प्राइमेज जो है वह डीएनए रेप्लिकेशन को मदद करता है और कैसे ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं।
how RNA primer is removed. RNA प्राइमर कैसे हटाया जाता है? अगर इसको आप लोग देखें गौर से, तो हम इसको डायग्राम द्वारा आपको समझाते हैं। ठीक है, ये डीएनए है और इसके बीच में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, रेड वाला हिस्सा, ये जो है प्राइमर है। So this is double stranded DNA. ठीक है, ये रेड कलर जो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमर। अब सोचिए कि इस प्राइमर को हमें हटाना है, कैसे हटाएंगे? थोड़ा सा लेबलिंग कर ले, 5' P फॉस्फेट, 3' OH, 5' फॉस्फेट, 3' OH। कैसे हटाएंगे? हाँ? तो पहले तो ये देखें, इंजीनियरिंग क्या कहता है, पहले ये देखें कि इसमें समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमको यहां भी काटना पड़ेगा, यहां भी काटना पड़ेगा, मतलब दोनों जगह काटना पड़ेगा। दूसरा, जब हम काट देंगे उसके बाद हमको यहाँ पर इसके जगह पर क्या करना होगा, एक नया ब्रांच लगाना होगा, मतलब हमको नया ब्रांच जोड़ना भी। जो नया ब्रांच जुड़ेगा वह इसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अगर ये ए है, टी है, जी है, तो वो TAC होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। पहला इशू क्या है? टू कट RNA प्राइमर, RNA प्राइमर को कट करना है। दूसरा, टू रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस और ऑन टेम्पलेट। टेम्पलेट पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचानना है कि यहां पर ATG है। तीसरा ये है कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है। और चौथा जो इशू है वह है कि जो निक है, निक सिंथेसिस, या फिर निक सिंथेसिस छोड़ दीजिए, निक एडिशन। अब ये जो चारों बातें हैं, सबसे पहले तो RNA प्राइमर को कट करना है, यहाँ हटाना है। फिर ऊपर वाला जो टेम्पलेट है उसको रीड करके यहाँ ATG है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ लगाने हैं हमें, और उसके बाद हमें निक ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे ये काम होता है। आइए इसको हम थोड़ा स्टेप बाय सीखते हैं। ठीक है, और ठीक है, इस तरह से हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेज हमको कट करना। तो आपको देखेंगे यहाँ पर 5' फॉस्फेट, यहाँ 3' OH, यहाँ 5' फॉस्फेट, यहाँ 3' OH, एंटी पैरेलल होता है। तो यहाँ पर पहले कट करना, इसको हमने ब्लैक किया है, यहाँ पर कट करना। कट करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम डालना होगा, उस एंजाइम का नाम होगा RNase H। यहाँ पर RNase H का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक DNA का स्ट्रैंड है और एक प्राइमर का स्ट्रैंड, इसलिए हाइब्रिड है। ठीक है, RNase H क्या करेगा? यहाँ पर इसको काट देगा, और जब काट देगा तो काट के पूरा हटा देगा उसको। कैसा दिखेगा ये? कट गया, कट को स्ट्रैंड जो है वो बाहर निकल गया, स्ट्रैंड बाहर निकल गया। अब
यहां पर क्या सवाल है भाई? अब सवाल है यहां पर कि जब कटेगा तो एक छोटा सा टुकड़ा जो है आरएनए प्राइमर का वो यहां रह जाएगा, तो वो उसको नहीं काट सकता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निक आरएनए प्राइमर। क्योंकि आरएनएज का भी एक लिमिटेशन है, वो काटते गया और यहां पर जाकर अंत में अटक गया। अब आप देखें कि क्या है ये तो 3' है। ये यहां पर क्या होगा? यहां पर 5' एंड है। अब अगले में एक एंजाइम का यूज होता है जो सिर्फ निक को काट हटाता है, जिसे हम लोग कहते हैं 5' एक्सोन्यूक्लियस। ये 5' एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? इस हिस्से को काटकर अलग कर देगा। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हो गया कि जो ब्लैक वाला आरएनए प्राइमर का अंतिम टुकड़ा था वो यहां से निकल गया। अब निकलने के बाद कैसा दिखेगा ये? अब पूरी तरह से साफ सुथरा, साफ साफ कटा हुआ दिखेगा ये इस तरह से। देखिए ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है यहां पर? अब हमें यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को एक्ट करवाना है। अगर ये रेप्लिकेशन के दरमियान में हो रहा है, रेप्लिकेशन के दरमियान में यह काम कौन कर लेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। और अगर ये रिपेयरिंग के दरमियान में हो रहा है, उस वक्त कौन करेगा इसको? उस वक्त करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। अब आप देखिए यहां पर जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्ट होगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंड है ही, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 इस पर ऐसे लोड हो गया। और लोड होने के बाद क्या करेगा ये? स्टेप बाय स्टेप सिंथेसिस कर दिया सिंथेसिस। थोड़ा आरा टेरा हो जा रहा डायग्राम, उससे आप घबराइएगा नहीं। ये सिंथेसिस कर दिया। ये काम किसने किया? डीएनए पॉलीमरेज। और करके यहां से डीएनए पॉलीमरेज निकल गया, ठीक है ना? यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और यहां से डीएनए पॉलीमरेज बाहर निकल गया। अब जब डीएनए पॉलीमरेज बाहर निकला तो क्या स्ट्रक्चर बचा भाई? देखिए रिपेयरिंग हो चुका है, लेकिन यहां पर जो है ना, यहां पर ये खुला रह गया। यहां पर क्या रह गया? ये खुला। ये कौन सा एंड है इसका? ये 5' फॉस्फेट। ये कौन सा एंड है? 3' OH एंड। इस जगह को भी हम लोग क्या कह रहे हैं? निक कह रहे थे। एक गैप रह गया, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अंतिम सेगमेंट को जोड़ नहीं सकता, ठीक है ना? डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड द लास्ट सेगमेंट। तो डीएनए पॉलीमरेज यहां से बाहर निकल गया, लेकिन अब इसको तो जोड़ना है। अब जोड़ना है तो उसके लिए हमें एक एंजाइम का यूज करना होगा, इसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? निक को भी जोड़ देता है। रिजल्ट क्या हो गया? आपका जो ओरिजिनल डीएनए है विदाउट एनी एरर बन के तैयार हो गया, ठीक है? करेक्टेड डीएनए का करेक्शन हो गया। अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें, इसमें क्या है? सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना और उसको काट कर हटाना, आरएनएज एच। लेकिन आरएनएज एच जो है वो 5' एंड पर छोटा सा टुकड़ा काट नहीं पाता, उसके लिए 5' एक्सोन्यूक्लियस है। 5' एक्सोन्यूक्लियस होने के बाद इस पर डीएनए पॉलीमरेज 3 चढ़ने के बाद वो तीनों स्ट्रैंड को बना दिया, लेकिन तीसरा वाला स्ट्रैंड को वो जोड़ नहीं पाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निक कहते हैं। रिजल्ट क्या हुआ कि वहां पर डीएनए लाइगेज आया और डीएनए लाइगेज उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो ये इस प्रकार से ये वर्क जो है वह डीएनए में होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में आपने कुछ एंजाइम्स के नाम देखे, जैसे पहला आरएनएज
H, ठीक है। यहाँ H जो है वो स्ट्रैंड करता है, H मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या? DNA टेम्पलेट एंड RNA प्राइमर। मान लो कहीं RNA प्राइमर जगह DNA प्राइमर लिख दिया तो इसका मतलब उसमें डीऑक्सीराइबोज होगा, RNA प्राइमर मतलब इसमें राइबोज होगा। तो पहला ये हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा इसको याद रखना है कि ये H स्टैंड करता है हाइब्रिड के लिए, ठीक है। तो ये जो RNA H है ये डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट ओनली प्राइमर, ओनली प्राइमर इन द DNA। DNA में सिर्फ ये प्राइमर को ही ये करता है, डाइजेस्ट करता है, ओके। दूसरा जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है 5' एक्सोन्यूक्लियस। अगर 5' एक्सोन्यूक्लियस की बात बोले, यह क्या करता है? टू कट एंड रिमूव किसको? द लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA प्राइमर। जो अंतिम न्यूक्लियोटाइड बचा रह जाता है, आपने देखा होगा डायग्राम में, ये न्यूक्लियोटाइड, उसको ये काट देता है, ठीक है। अब तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? जो तीसरा एंजाइम है उसका नाम है DNA पॉलीमरेज 3। इसके बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, ये इट synthesize DNA, synthesizes DNA, DNA को सिंथेसाइज करता है ऑन DNA टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन। इस पर ये चढ़कर उसको ठीक करता है। बट इसका लिमिटेशन क्या है? DNA पॉलीमरेज 3 का लिमिटेशन क्या है? बट DNA pol 3 cannot make phosphodiester bond at the last न्यूक्लियोटाइड। लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो है ना, वहां पर वो उसको जोड़ नहीं पाता है। तो रिजल्ट क्या होता है? देयरफॉर निक रिमेन फाउंड, रिमेन्स फाउंड। इसलिए एक निक जो है वहां पर पाया जाएगा। आपने डायग्राम में देखा होगा, ये निक, दिस इज द निक रीजन। अब इसको जोड़ने के लिए क्या है? फिर एक चौथा एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड DNA लाइगेज। DNA लाइगेज का क्या काम है? तो DNA लाइगेज का काम है, इट ज्वाइंट्स द निक। निक जो है उसको ये ज्वाइंट करता है, ठीक है। एंड कंप्लीट द रेप्लिकेशन एंड कंप्लीट द प्रोसेस को वो क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। या इस प्रकार से सभी एंजाइम की जरूरत जो है वह हम लोग कहते हैं। ज्वाइंट्स भी कह सकते हैं आप इसको सील भी कह सकते हैं। इट सील्स द निक, ठीक है। निक पर क्या हिस्सा होता है? 3'OH 5'OH, इन दोनों को जोड़ देता है। लिटरली यही काम करता है। ये हो गया आपका इसके बारे में। अब जो है आ रहा है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन।
प्रोटीन्स, शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग SSB कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। कहते हैं कि जब देखो कुछ भी है तो DNA तो क्वाइल है ना, एक दूसरे पर क्वाइलिंग है, जैसे रस्सियां क्वाइल्ड होती है ना, उस तरीके से जब आप इसको ओपन करते हैं, जैसे आपने इसको ओपन किया, तो ओपन करने में क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड पर एक तनाव होता है, और वो तनाव क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड चाहता है कि हम वापस आकर एक दूसरे के साथ क्वाइल कर जाए, मतलब ऐसे वापस हो जाए। ठीक है ना, रस्सियों को आप ऐसे क्वाइलिंग को अगर खोल दीजिएगा तो उस समय जैसे छोड़ेगा क्या दिखेगा, वापस रस्सियां एक दूसरे को लिपट गई, फिर से क्वाइलिंग होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर एप्लीकेशन कैसा होगा? तो इसी चीज को स्टेबलाइज करना होता है। इसीलिए ये जो प्रोटीन है वह इसी काम के लिए है। SSB स्टेबलाइजेस DNA, ये DNA को स्टेबलाइज करता है प्रायर टू रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से पहले, रेप्लिकेशन से पहले ही DNA को स्टेबलाइज करके रखता है ताकि रेप्लिकेशन के दरमियान में कोई दिक्कत नहीं हो। इट एक्ट्स आफ्टर द एक्शन ऑफ DNA B हेलिकेज। हेलिकेज के जस्ट, हेलिकेज क्या करता है, खोलता है इसको, जैसे यहां पर हेलिकेज है, ये इसको ओपन कर रहा है, जैसे उसको खोला ये वहां पर जुड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ क्या बोलता है कि ये बहुत जल्दी ही जुड़ता है। एक मैं डायग्राम पहले बना दूं तो आपको और भी समझने में आसानी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन होते रहता है, क्वाइलिंग होते रहती है, ये काम जो है चलते रहता है, ये काम होते रहता है। अब सोचिए कि इस स्ट्रैंड पर कितना प्रेशर रहता। इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, गोल गोल दिखा रहे हैं, ये SSB प्रोटीन। अच्छा, जैसे यहाँ काम हो गया तो यहाँ से SSB प्रोटीन बाहर निकल गया, और यहाँ पर क्या हो गया, एक नया SSB प्रोटीन ऐड हो गया। तो ये काम चलते रहता है। ठीक है ना, SSB प्रोटीन स्ट्रैंड को जो है ना पूरा मेंटेन करके चलता है कि कोई भी प्रेशर हो तो उसको ये आराम से रिकवर कर दे। साथ ही क्या है, तो हम सब जानते हैं कि DNA पर कौन सा चार्ज होता है, बाहर से माइनस चार्ज होता है, फॉस्फेटिक आयरन। SSB प्रोटीन जो है, SSB binds to DNA through weak electrostatic इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब चार्ज के इंटरेक्शन से ये DNA पर बाइंड करता है, उसके बैकबोन पर बाइंड करता है। अब इससे आगे कैसे ये अपना काम करता है, इस प्रकार से इसका महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।